हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ वर्ल्ड पर। आज इससे पहले हम लोगों ने जाना समय के आधार पर, समय के धातुओं के आधार पर इतिहास को। अब ये इतिहास जो शब्द आता है, इसको जानने के स्रोत कहाँ से आते हैं, मतलब ये सोर्स इतिहास इतना जो लिखा गया है या जो हम पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में वर्णन करेंगे। पढ़ते हैं, आइए चलिए देखते हैं। हमारा देखिए, इतिहास को जानने के जो स्रोत थे वो मुख्यतः दो प्रकार के थे। मतलब जानने के लिए आपको और भी स्रोतें मिलेंगे, बट मुख्यतः जो मेनली जो आपका दो स्रोत है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत, स्रोत आर्कियोलॉजिकल, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत जिसको लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। अब सबसे पहले पुरातात्विक, जो मतलब जो हमारे पुरातत्व विभाग थी, जो हमारे सरकार के द्वारा एक ऐसा विभाग बनाया गया था जिसमें वो लोग जा जाकर पत्थरों से पता करते थे कि पत्थरों के मशीनों के द्वारा पता किया जाता था मिट्टियों से कि यहाँ पर की मिट्टी कितने सालों की है, मृदा कितने सालों की है, वगैरह वगैरह जो पता करते थे। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों से जो मिला, सिक्कों का सबसे पहले वर्णन मिलता है। सिक्के देखकर पता चलता है कि चांदी का सिक्का उस समय चलाया जाता होगा, तांबे का सिक्का चलाया जाता होगा। मतलब ये समय का आकलन किया जाता है। फिर आता है आपका स्मारक, मोनूमेंट्स, जैसे आप लोग सुनते हैं कांची स्तूपा स्तूपा, या आप बोध गया में ले लीजिए, बोध गया में आपको अशोक का स्तूप मिलता है। तो इस समय इतिहास के बारे में पता चलता है। जो मोनूमेंट्स होते थे उन पर राजा महाराजा अपने बारे में वर्णन करवाते थे, वर्णित करवाते थे। फिर देखिए कलाकृतियां एवं वस्तुएं। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी कलाकृतियां हम लोग को मिली है अजंता की गुफाओं में, अजंता केव्स में, और कुछ ऐसी वस्तुएं, कलाकृतियां एवं वस्तुएं जैसे डांस करती हुई मूर्तियां हमें मिली, नटराज की मूर्तियां मिली। ये सारी इतिहास के पन्नों पर, मतलब इनके बारे में वर्णन किया गया। जो जो चीजें सामान्य हमें मिलती गई, जैसे जैसे हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास ऐसा था, पहले के लोगों को ये चीजों का ज्ञान था। फिर हम लोग आते हैं लिपियां। लिपियां क्या होती है, सबसे पहले ये सवाल मन में उठता है। लिपियां, जैसे हम लोग बात करते हैं वो, हाँ, या तो हिंदी या तो इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं, वो इंग्लिश या हिंदी, ये एक लैंग्वेज हो जाता है। और लिपियां जिनको हम लोग लिखते हैं, जैसे हिंदी हम लोग लिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो सा लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, ये हमारी लिपि ये हमारी भाषा नहीं है, हिंदी नहीं है, बल्कि इसे हम लोग लिपियों के तौर पर देवनागरिक करते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरिक लिपि। ये लिखने का फॉर्मेट है, ये देवनागरिक लिपि है। और ये लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। जैसे इसी में आपका सबसे पुराना आता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का यूज करके अशोक के समय में चीजों को वर्णन किया जाता था स्तंभों पर। फिर आपका है खरोष्टी, ये गांधार में 7वीं 8वीं शताब्दी में गांधार में इस लिपि का यूज किया जाता था लिखने के तौर पर। ब्राह्मी लिपि में आपका 50 शब्द हुआ करता था। खरोष्टी लिपि आपका गांधार में 7वीं से 8वीं शताब्दी में यूज किया गया था। और देवनागरिक लिपि जो हम लोग अभी लिखते हैं, जो हमारा आज से लेके काखा गगा ये आप लोग देख रहे हैं, ये देवनागरिक लिपि है। और जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, ये जो ARCHA ये लिखा हुआ जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं, हमारे पास अल्फाबेट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में रोमन है। क्या है? रोमन लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन है। और हिंदी वाला आपका देवनागरिक लिपि है। फिर अन्य चीजों पर जाएंगे तो इसी तरह से अन्य लिपियां भी हम लोगों को मिली। ये हमारे इतिहास को जानने का स्रोत हुआ। मतलब सिक्कों से हम लोग आकलन कर सकते थे कि ये सिक्के प्राचीन में थी कि मध्य में थी कि आधुनिक। स्मारक को देखकर पता चलता था, स्मारकों पर डेटों का वर्णन हुआ करता था कि इस समय, और राजाओं के बारे में वर्णन हुआ करता था। इसके बाद आपकी जो भी कलाकृतियां एवं वस्तुएं मिली, उनसे भी आकलन किया जाता था इतिहास क्या है, कब से कब तक है। फिर आपको लिपियों को देखकर हर लिपि का जो स्क्रिप्ट होता है वह अब के लोगों से पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो लिपि थी ये उस समय के एक, मतलब मान के चलिए टोला जो हुआ करता है हमारे यहाँ, उसी तरह से जो कबीला हुआ करता होगा, कस्बा हुआ करता था, उन्हीं लोगों तक ये चीजों का वर्णन पता रहता होगा। और हम लोग को ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि के बारे में पढ़ने तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, पॉसिबल नहीं। अगर हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, मे बी इनमें से किसी लिपि के बारे में कोई प्रोफेसर लेक्चरर बचे होंगे तो वो बता पाएंगे। लेकिन अब एक्चुअली में हम लोग जो लिपि पढ़ते हैं वो देवनागरिक लिपि है, या तो रोमन इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देवनागरिक क्यों? क्योंकि यह संस्कृत से, हमारा जो हिंदी आया है वो संस्कृत से आया है, और संस्कृत देवों की भाषा कही जाती थी, इसीलिए इसका नाम देवनागरिक लिपि पड़ा है। ठीक है, फिर देखिए अन्य में एक आपका मोदी लिपि चला करता था। ये मराठा काल में प्रशासनिक उपयोग के लिए होता था। जब छत्रपति शिवाजी का
मतलब शासन था, उस समय एक मोदी लिपि हुआ करता था मराठों के काल में। ये सेना के जो जवान हुआ, जो सैनिक हुआ करते थे, उनके लिए इस लिपि का यूज किया जाता था कि इनकी भाषा को कोई पढ़ ना सके, इनकी कोई भी गुप्तचर जैसी बातें होंगी वो किसी को सामने खोल कर ना सके, कोई गुप्त सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो मतलब अन्य दुश्मनों के हाथ ना लग सके। इसीलिए ये मोदी लिपि का यूज करके प्रशासनिक उपयोग किए जाते थे। अब आते हैं हमारा लिटरेरी, जो साहित्यिक स्रोत है आपका, ये क्या है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए धार्मिक कैसे, जैसे हिंदू साहित्य, हिंदू जो सनातन था, महाभारत हम लोग पढ़े हैं, फिर कृष्ण लीला, रामायण, ये समय इनके समूह में जो साधु महात्मा हुआ करते थे, जैसे माना जाता है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास को कहा जाता है, रामायण के रचयिता मतलब जो पुस्तकें हुआ करती थी इतिहास के लिए, रामायण को लिखने वाले जो थे वह वाल्मीकि जी थे, रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी थे। तो वह हिंदू धर्म से रिलेटेड था, इसीलिए हिंदू साहित्य में उसको रखा गया। फिर बौद्ध साहित्य, बौद्धों के बारे में, बौद्ध जो धर्म है, उन गौतम बुद्ध की जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी। फिर जैन धर्म के अनुयायियों ने लिखी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ये सब जो भी लोग हुए धर्म तीर्थकार, तीर्थंकर, उन लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपनी किताब लिखकर इन धर्मों का प्रचार प्रसार किया। अब आते हैं गैर धार्मिक, जैसे गैर धार्मिक कहने का मतलब धर्म से हटकर कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की किताब लिखने का मतलब, अर्थशास्त्र के जो चैप्टर्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिनका आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उनके जो रचयिता है वो कौटिल्य को माना जाता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। फिर इनके बाद हम लोग जो इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं, ये तो इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक्स जो मतलब जो वर्णन हुआ, पहली बार जो आर्थिक तौर पर जो भी आर्थिक तौर पर एक राज्य को चलाना, देश को चलाना, इसके चीजों का वर्णन कौटिल्य ने किया अपनी पुस्तकों में। फिर नाटक काव्य के रचयिता कौन थे, जैसे पता है हम लोगों को, कालिदास को संस्कृत काव्यों का बहुत बड़ा रचयिता माना जाता था, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। फिर आप क्या मान के चलिए, महादेवी वर्मा, ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी मतलब लेखिका थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत सारे ऐसे रचयिता हैं जिनके बारे में इतिहासों से हमें पता चलता है कि ऐसे पहले हुआ करता था, अब ऐसे होता है। फिर विज्ञान में अगर हम जाएं तो हमें आर्यभट्ट मिलते हैं, जिनको हम लोग खगोल शास्त्र में मानते हैं विद्वान। गणित की भी बहुत बड़ी आर्यभट्ट का ही देन है, जो आज हम जीरो देख रहे हैं, जो शून्य का जो जन्म हुआ है वो आर्यभट्ट के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इतिहास को जानने का स्रोत हो गया। इतिहास को हम लोग जो आज इतिहास पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसको जाना कैसे गया, ये सारी चीजें आपकी बारी बारी से आई हैं, पुरातात्विक स्रोत से और साहित्यिक स्रोत से। ठीक है, इसमें कुछ धार्मिक है, कुछ गैर धार्मिक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो भी चीज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आया, कैसे निकला, ये चीजें यहाँ से निकल कर आई, और फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे से बारी बारी सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और आज के लिए हमारा टॉपिक बस यही रहेगा कि इतिहास को जानने के जो सोर्सेस हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। और आपको अगर ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।